ऐसे उसको समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो वो जो भी हो, वो तो शब्दों की बात है। तो ये जो आज का टॉपिक है, इससे आपकी इनिशियल टिप्पणियां क्या है, आप जरा बताएं। जरूर, तो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आई वुड लव टू हियर योर पर्सपेक्टिव आल्सो। माय व्यू इज a couple of things. पहली बात तो ये है कि I think one cannot be dogmatic about this. काफी लोगों का इस चीज पे एक dogmatic view होता है कि वो बोलेंगे कि या तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही सही है या स्पेशल एजुकेशन ही सही है। मेरी नजर में वैसा व्यू ना रखते हुए भी हाँ, तो हर एक की इंडिविजुअल नीड्स क्या है उस बेसिस पर हमको रिकग्नाइज करना जरूरी है। एंड दूसरी एक और चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि बोथ ऑफ देम हैव वैल्यू। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये वैल्यू है दैट इट एनेबल्स यू टू लर्न हाउ टू थ्राइव, जो एक मतलब ये आपको इस बात के लिए सक्षम करता है कि आप जो आम छात्र छात्राएं हैं उनके साथ आप सीख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद वो एक बेसिस बन पाता है कि आम दुनिया में भी जीने की जो आपको स्किल सेट चाहिए वो कैसे आप अक्वायर कर पाओ, तो उसके लिए वो रेलेवेंट है। जबकि स्पेशल एजुकेशन का ये रेलेवेंस है कि जो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, ब्रेल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, केन यूज, ब्लाइंडनेस के कॉन्टेक्स्ट में, अदर डिसेबिलिटीज में, अदर नीड्स हैं, तो वो sort of आपको इतने अच्छे तरीके से अक्वायर नहीं कर पाओगे आई थिंक मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट। तो आइडियली अगर इन दोनों मॉडल्स का एक फ्यूजन हो सके किसी तरीके से, तो आई थिंक दैट इज द अप्रोप्रिएट वे फॉर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं श्रोताओं को थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों अप्रोचेस हैं इनमें एक तालमेल अगर आए और ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं हो करके पूरक बने, कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अभी तक आपने जो बातें कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और अगर जिन लोगों ने राहुल मेरे व्याख्यानों को पिछले काफी वर्षों से फॉलो किया है, उनको भली बात ही पता है कि मैं कुछ बातें हमेशा कहता आया हूँ और बहुत सारी बातें कहता हूँ, जिसमें एक बात ये भी है कि मैं एक तो ये कहता हूँ कि आप को जो है जितने सेटअप है, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल स्कूल, होम बेस्ड एजुकेशन, ये सारे कोएग्जिस्ट करने चाहिए ताकि एक विकलांग छात्र छात्रा को विकल्प मिल सके, रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स उसको मिल सके, ताकि वो छात्र अपनी सुविधा, अपनी चॉइस, अपनी चुनाव और अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक अपनी पसंद का सेटअप चुने और उसमें जाए। ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ। एक और बात जो मैं कहता आया हूँ, यहाँ आपने पूछ ही लिया तो बता रहा हूँ कि बातें तो और भी है, वो बात में देखेंगे कि मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि मेरा बहुत कहा है, और इस चैनल पे भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। 2015 में मैंने वो लिंक बाद में डाला है, क्योंकि चैनल तो अभी 5-6 महीने पहले शुरू हुआ है। हाँ जी, 2015 में आपने yes, तो मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि मेरी जो मूल चिंता है वो ये नहीं है कि मुझे किस सेटअप से शिक्षा मिली। मेरी मूल चिंता ये है कि मुझे गुणवत्ता वाली शिक्षा मिली कि नहीं। और इसलिए मैंने एक नारा बहुत वर्षों पहले, शायद 2006 में मैंने एक नारा कॉइन किया था, एक स्लोगन, वो था कि गिव मी क्वालिटी एजुकेशन एंड आई विल एंश्योर माय इंक्लूजन। तो ये बात, दो बातें हैं और भी अलग बातें हैं। जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी जिस तरह से हम जाएंगे, तो एक बात शायद आप भी एग्री करेंगे कि इस मामले में कोई मैंने एक ये बिगॉटरी नहीं होनी चाहिए, कोई कट्टरवादी फैनेटिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्पेशल स्कूल ही होने चाहिए या सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होने चाहिए, राइट? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, तो इसमें आप और कुछ आगे इसमें कहना चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें?
नहीं, मैं आई एग्री विथ यू ऑन दिस फ्रंट दैट वन हैज टू बी फ्लेक्सिबल एंड हर एक के लिए जो एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है वो हम डिजाइन कर पाए और एक रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ओपन अप कर पाए, जैसा आप बोल रहे हो. दैट इज द अप्रोप्रिएट वे इन माय व्यू एज वेल गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि अभी भारतवर्ष में सम्मिलित शिक्षा की जो व्यवस्था है और जो जिस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, क्या ये व्यवस्था आम विकलांग व्यक्ति को, विशेष करके सेंसरी डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले आम विकलांग व्यक्ति को गुणवत्ता वाली क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम है? आई थिंक दैट एज इन एक जनरल लेवल पे ये क्वेश्चन आंसर करना विल बी डिफिकल्ट बिकॉज इट डज डिपेंड अ ग्रेट डील ऑन कहाँ से आप अपना एजुकेशन ले रहे हो, हाउ वेल इक्विप्ड दैट स्कूल इज, वेयर इज इट लोकेटेड, how sensitive are they to your needs? नहीं, तो जो जनरल आपका इम्प्रेशन क्या है कि जो आम हालत है, आपने कहीं भी देखा होगा, व्हाट इज योर सेंस? By and large, I think it is a difficult endeavor कि एक quality mainstream education receive करना in India. But at the same time, I think जो special education की quality है, that is also not up to the mark in many places. So it's not like that it is a slam dunk in the sense कि clear cut ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसकी quality definitely better है. दोनों में there is substantial scope for improvement जितना मुझे understand. बिल्कुल, एक इम्प्रूवमेंट का तो बिल्कुल है. इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव एंड इसमें तो बहुत है. इवन कई स्पेशल स्कूल्स की हालत इतनी बुरी है कि आप सोच नहीं सकते. इसमें मैं थोड़ा सा एक बात आपकी बात के साथ जोड़ना चाहूंगा. बिल्कुल. ये विषय, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन मैं थोड़ा खुल के बोलने के लिए जाना जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा खुल के बोलना चाहूंगा. मेरा जो अपना विचार है, और देखिए, मैंने कोई सर्वेक्षण यानी सर्वे नहीं किया, मैंने कोई अध्ययन नहीं किया. जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे राहुल, वो मेरे अनुभव और मेरी समझ के आधार पर ही कर रहा हूँ. इसमें जरूरी नहीं है कि मेरा अनुभव ही वो गॉस्पेल ट्रूथ हो. वो ये हो सकता है कि किसी और का अनुभव कुछ और हो, लेकिन अपना अनुभव तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ. तो मेरा जो सेंस है कि भारतवर्ष में, और अगर कोई भी सर्वे, ये मैं बहुत शालीनता से और विनम्रता से दावा कर सकता हूँ कि अगर कोई सर्वे हो तो इवन स्पेशल स्कूल की तुलना में अपेक्षाकृत ये जो इंक्लूसिव जो सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे देश में अभी एज ऑफ नाउ, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वाले हमारे भाई बहनों को छोड़ करके, विशेष करके इंटेलेक्चुअल और सेंसरी डिसेबिलिटीज वाले, जिसमें ब्लाइंड भी शामिल है, डेफ एंड डम्ब भी शामिल है, उनको वो गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में सक्षम नहीं है. मेरा ये अपना मानना है. और मैं ये मानता हूँ कि इसमें ये है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हमारे भाई बहन है, उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनके इश्यूज जो हैं वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी आदि से ज़्यादा संबंधित है. कम से कम उनको पुस्तकों की सुगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स का बहुत इशू नहीं है. उनको ब्लैक बोर्ड में क्या लिख करके क्या समझाया जा रहा है, विशेष करके मैथमेटिक्स के सवाल, अरिथमेटिक के सवाल, वो इशू उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है. पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वो उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो एक ब्लाइंड के लिए बहुत बड़ा इशू है. तो मेरा सीधा मानना है, विदाउट मिंसिंग वर्ड, कि अगर आप कोई भी सर्वे कर ले, आज कर ले, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता है, मुझे जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई बहुत विश्वसनीय, बहुत क्रेडिबल सर्वे किसी क्रेडिबल एजेंसी के द्वारा किया गया हो. ये मेरा अपना पर्सनल है. अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े कि इसी नहीं, बिल्कुल लेट्स प्रोसीड. जो सरकारी नौकरियां हैं जी, ठीक है, और इसका मैं उल्लेख क्यों कर रहा हूँ इसको भी आपको बताऊंगा. इसका एक कारण है. ओके. तो जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें जिन विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां मिली हैं,
उन विकलांग व्यक्तियों में से जो विकलांग व्यक्ति इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप से आए हैं, उनमें वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लोग ही होंगे, क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो भाई बहन हमारे हैं इंक्लूसिव सेटअप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेंसरी और डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, वो जो सरकारी नौकरी में, उनमें वास्ट मेजोरिटी जो है वो स्पेशल सेटअप से आए हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई सर्वे करा ले, मैंने तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा एक इम्प्रेशनिस्टिक व्यू है। तो ये इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो आप कह रहे हो कि बाय एंड लार्ज बिकॉज जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज से पढ़ के आए हैं, बिकॉज दे हैव स्टडीड इन एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इस वजह से प्रिडोमिनेंटली जो डिसेबल्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब रिजर्व्ड हैं वो उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं। नहीं 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 Okay. ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा था, एक्चुअली आपको मैंने कंटेक्स्ट नहीं बताया। एक्चुअली हमारे ये जो हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और उसमें उन्होंने अपने अपने विचार दिए, और कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग माध्यमों से बताया भी कि उनको बहुत पसंद आया। एक किसी भाई ने एक बात उन्होंने डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके तो नहीं कही, तो किसी हमारे एक युवा साथी ने मुझे बताया एक दूसरे व्यक्ति का हवाला देते हुए, और वो जो दूसरा व्यक्ति, उनको मैं कैजुअली जानता हूँ, वो एक अच्छे आदमी है, ये गुड प्रोफेशनल जैसा कि मैंने सुना है। तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि काफी सारे इंक्लूसिव सेटअप से आए हुए डिसेबल्ड जो है वो सरकारी नौकरी में काफी सारे जो लोग हैं वो इंक्लूसिव सेटअप से आए हुए हैं, ऐसा काफी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो है, काफी लोग हैं, लेकिन इंक्लूसिव सेटअप से आए हुए जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, आर पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। ये एक कंटेक्स्ट। एक और उन्होंने बात कही थी जो बड़ी मजेदार, उस युवक ने मुझे कहा कि सर वो ये कह रहे थे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को पिंचा सर ने इकोनॉमिक कंडीशन से क्यों जोड़ा। तो मैंने कहा तुम बताओ ये सही है कि गलत है। तो उसने कहा कि सर ये तो सही है। तो मैंने कहा मुझे क्यों पूछते हो, फिर क्यों सही है ये बताओ। तो उसने कहा सर सीधी सी बात है, एक गांव में एक आदमी है, वो ब्लाइंड है समझ लीजिए, या दूसरा विकलांग है, वो कैसे लैपटॉप खरीदेगा, कैसे महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदेगा, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेगा। और एनजीओज और गवर्नमेंट की आउटरीच मिला करके वो उतनी नहीं है कि वो हर डिसेबल तक पहुंच सके। तो मैंने कहा वही बात है, कॉमन सेंस की बात है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो ये कंटेक्स्ट था, इसी कंटेक्स्ट में मैंने इस बात को आपसे किया, मतलब मैंने रेज किया था। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो in your assessment then what does that indicate, if it is the case, अगर ये बात सही है? ये इसमें इंडिकेट यही करता है कि देखिए, ये इंडिकेट करता है कि चूंकि हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं, इनको कुछ बेसिक इश्यूज नहीं है ना। कि देखिए, मुझे अगर मैं एक ब्लाइंड हूँ, मैं अगर जाता हूँ स्कूल में तो मुझे किताबें नहीं मिलेगी पढ़ने की, ब्रेल में, ठीक है। दूसरी बात है, ब्रेल सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं, उसकी भी बात बताऊंगा अगर समय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक चीज क्या है, पढ़ाई में किताब, ठीक है। फिर एक बात है कि आपको जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा के समझाया जाता है, यस, मुझे नहीं दिखेगा। एंड ऑब्वियसली मैं जितना भी मेरिटोरियस हूँ, आई विल फील excluded in the crowd of the sighted children, not necessarily because, इसलिए अनिवार्य रूप से इसलिए नहीं कि मैं कोई कम मेधावी हूँ, that I am less meritorious, लेकिन इसलिए कि लेवल प्ले, फॉर वांट ऑफ ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप ये जो कह रहे हो ना, तो इसीलिए तो मेरा पॉइंट ये है कि सेंसरी डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की तो बात ही अलग है। उनके लिए तो मैं आपको कई सारी बातें बाद में अगर आप चाहेंगे तो बताऊंगा, इसमें जो शायद आपके लिए भी जानने लायक होंगी। बिल्कुल। और तो यही मैं, दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि वो सेंसरी डिसेबिलिटी के, क्योंकि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले जनरली उनके लिए अलग से तो स्कूल होगी नहीं,
राइट। और Yes. वो ब्लाइंड स्कूल में या डेफ एंड डम्ब स्कूल में क्यों जाएंगे, तो दिखाई देता है। तो वो ऑब्वियसली, हाँ, उनके अलग बहुत बड़े इश्यूज हैं जो कि विच नीड टू बी एड्रेस। उनके इश्यूज है एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज, राइट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग एक्सेसिबल है कि नहीं, क्लासरूम एक्सेसिबल है कि नहीं, हाँ, रैम्स है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट एक्सेसिबल है कि नहीं, ऑल दोज इश्यूज आर देयर, ठीक है। Yes. तो मैं असल में एक जो मोटी बात मैं ये कहना चाह रहा था इस विषय में, Right. I appreciate that. तो आपकी नजर में टू व्हाट एक्सटेंट कैन दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड? जैसे आपने बोला कि भाई अगर आप एक सेंसरी डिसेबिलिटी के साथ हो और आप मेन स्ट्रीम स्कूल में जाओ, बिल्कुल है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब मैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड एक्सेस नहीं है, कितने हद तक ये एड्रेस किया जा सकता है? इसमें इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब इसको यहाँ मुझे आपको कई बातें कहनी पड़ेगी और ये आपको जरा समझना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जा सकता, इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब लोग क्या है कि जब आप द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, जो उस लाइन के जो प्रोफेशनल है, दे फील थ्रेटेंड। इट्स एक्चुअली देयर इज नथिंग टू फील थ्रेटेंड अबाउट इट। सब जगह प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेशन में भी जैसा आपने कहा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका उद्देश्य एक ही है। उसका उद्देश्य है कि हम जो समस्याएं हैं, हाउ डू वी रिजॉल्व दोज इश्यूज, राइट। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, मतलब सम्मिलित शिक्षा और समैकित शिक्षा हिंदी में, ठीक है, इसके अंतर को समझना जरूरी है, ठीक है। हेलो, यस, हाँ जी बोलिए। यस, इसके डिफरेंस को समझना जरूरी है। मुझे समैकित शिक्षा ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। मैं बताऊंगा ये क्या अंतर है, ठीक है जी। या अगर आप खुद बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें पहले तो अंतर क्या है, और मेरा ये मानना है कि जो हमारे कानून में जो सम्मिलित शिक्षा की परिभाषा है, वो जो एकेडमिक प्रोफेशनल्स का जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उनकी जो कंसेप्चुअल इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अवधारणा है, उससे भिन्न है और बेहतर है, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। हमारे इसमें जो परिभाषा दी है, अब उसको मैं कंपेयर टू द यूएनसीआरपीडी आप बोल रहे हो? नहीं, नो, नॉट कंपेयर टू यूएनसीआरपीडी। मैं कह रहा हूँ इंक्लूसिव, कंपेयर यूएनसीआरपीडी में इंक्लूसिव एजुकेशन का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, आर्टिकल 24 में उसका डिस्कशन है, बट डेफिनेशन नहीं होगा। ओके, फाइन। लेकिन अच्छा, उसका भी जिक्र करेंगे, उसमें भी बहुत बातें जानने लायक, ठीक है। लेकिन एक मैं जो कहना चाह रहा था आपको राहुल, वो ये है कि देखिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है। वो सिस्टम ये कहता है कि आप जो है आम बच्चों के साथ उनको पढ़ाइए, यस, ठीक है, यस, लेकिन उनको आप आउटसाइड द नॉर्मल क्लास आवर्स उनको आप स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस दीजिए। जैसे किसी को ब्रेल सीखना है उसको ब्रेल सिखाइए, किसी को साइन लैंग्वेज सीखना है उसको साइन लैंग्वेज सिखाइए, ठीक है, और एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेस वगैरह करिए, ठीक है। जो इटिनरेंट टीचर्स वगैरह, वो किसी को रूल आउट नहीं करता, ठीक है, राइट। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो पैशनेट इस कॉज को जो एस्पाउज करते हैं, इवन एट द इंटरनेशनल एज वेल एज एट द नेशनल लेवल, मैं आपको नेशनल लेवल पे भी नाम बता सकता हूँ जो जिनके प्रति मेरा बहुत रिगार्ड है, बट आई डोंट क्वाइट एग्री विद देम, बिकॉज वो इतने अनअचीवेबल आइडियल्स हैं, ठीक है, कि जैसे वो उनका कहना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन वो सिस्टम है जहाँ राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल भी फिट होना चाहिए और स्क्वायर होल इन ए राउंड पेग भी फिट होना चाहिए, जहाँ एक ही टीचर से सभी बच्चे सीखेंगे, पर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज, देयर विल बी नो सेपरेट एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा टीचिंग, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, अंडर द सेम रूफ वो सीखेंगे, और अलग से रिसोर्स रूम भी नहीं होगा उनके लिए, ये उनकी बात। लेकिन जो हमारा
जो राहुल हमारा जो कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें उसके डेफिनेशन को आप देखें तो वो थोड़ा मुझे बेहतर लगता है, वो थोड़ा ज्यादा आई फाइंड इट अ लिटिल क्लोजर टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, तो वो आप कहे तो मैं उसको डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ देता हूँ, या कहे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसा आप चाहें। आप वांट मी टू रीड आउट? मेरे पास ब्रेल वाली वो है। बिल्कुल, आई थिंक नहीं, आप पढ़ दीजिए, फिर जरूरत लगा तो उसको और डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप वो कहता है, यस, ठीक है, ये डेफिनेशन है, सम्मिलित शिक्षा से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और शिक्षण और विद्या की पद्धति विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुकूलित की गई हो। ये सेंटेंस अनुकूलित की गई है तुम्हारे, हाँ, ये सेंटेंस उचित रूप से अनुकूलित माने अडेप्टेड इन ए सूटेबल वे। तो इसमें इट डज नॉट रूल आउट स्पेशल एजुकेटर्स आल्सो इन एडिशन टू द नॉर्मल द मेन स्ट्रीम टीचर्स, राइट? मेरा जो इंटरप्रिटेशन है। एब्सोल्युटली, सो इट्स अ टू पार्ट डेफिनेशन। आपने पूरा पढ़ लिया है? हाँ, पूरा पढ़ लिया। हाँ, तो इट्स अ टू पार्ट डेफिनेशन देन, राइट? कि एक तो वो ये भी बोलता है दैट इट हैज टू बी a system of education where the disabled student studies with other able-bodied students, but उसके साथ ही साथ उनके specialized needs को भी discard ना करते हुए उसके लिए भी appropriate arrangements होना चाहिए, ये बोलता है। कहते हैं कि system has to be adapted in such a way। अच्छा, एडेप्टेशन की बात ये प्रोफेशनल्स भी करते हैं जो इसको बहुत पैशनेटली इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज नो रूम फॉर अलग टीचर्स के लिए कोई रूम नहीं है। अच्छा, एक चुनौती क्या है राहुल? चुनौतियां बहुत सारी हैं। एक चुनौती इसमें ये है, मैंने तो कई सारी जगह रिव्यू किया है ना ये सब प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या चुनौती है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्पेशल एजुकेटर है, अब वो स्पेशल एजुकेटर एक स्ट्रीम ऑफ डिसेबिलिटी में ट्रेंड होता है, ठीक है? यू आर ट्रेंड आइदर इन टीचिंग द ब्लाइंड और इन टीचिंग द डेफ एंड डम्ब और इन टीचिंग चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नहीं होता, नहीं, वो हो नहीं सकता ना। तो अब सुनो, अब क्या है प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्पेशल एजुकेटर को बहुत सारी स्कूल्स असाइन करते हैं, ठीक है? अब मान लो स्कूल ए में एक स्पेशल एजुकेटर आज आया मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? अब वो मान लीजिए कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे ब्रेल सीखना है, लेकिन वो उसकी स्ट्रीम है डेफ एंड डम्ब, राइट, तो साइन लैंग्वेज नहीं सिखा पाएगा, तो ब्लाइंड को सिखा नहीं पाएगा। अच्छा, मान लो एक मिनट के लिए कि वो भी ब्लाइंड में ट्रेंड है, ब्लाइंड को टीच करने में, राइट, लेकिन चूंकि ही हैज टू कवर सो मेनी स्कूल्स, तो वो वापस स्कूल ए में आएगा, तब तक कई दिन या कई बार महीनों बीत जाते हैं। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मतलब इस तरह के और भी कई सारे चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र हम करेंगे तो मतलब बहुत देर लगेगी, तो मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये चैलेंजेस हैं। तो इसलिए मेरा ये आप पूछ रहे थे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, राइट? यस, तो यस, मेरा ये कहना है कि ये जो कानून में डेफिनेशन दिया गया है इसके मतलब, अच्छा हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स तो हैं, ठीक है जी, लेकिन इसमें एक तो हमको इंक्लूसिव एजुकेशन की जो प्रोफेशनल्स की अवधारणा है उसमें थोड़ा सा वांछित माने डिजायर्ड चेंज उसमें लाना पड़ेगा। इतना फैनेटिक नहीं होना पड़ेगा कि स्पेशल एजुकेटर नहीं चाहिए, वे अलग रिसोर्स रूम नहीं चाहिए, वो सब होने से तो नहीं होगा, ठीक है? वो सब होने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में एक तो उसका वो होना चाहिए। दूसरे की असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र आपने भी पिछली दफे बहुत अच्छे तरीके से किया था, उसका भी भरपूर उपयोग होना चाहिए। तो ऐसा करने से वो एक हद तक को शायद रिजॉल्व किया जाए। अब रही बात ब्लैक बोर्ड में जो चीजें लिखते हैं, उसका समाधान मुझे एकदम आसानी से सूझ नहीं रहा, विशेष करके मैथमेटिक्स। तो उसका एक ही है कि आप एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेस करें, ठीक है, outside the class hours,
या फिर आपका कोई पीयर हो, कोई क्लासमेट हो, वो आपको हेल्प करे, बट दीज आर आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल डिपेंडेबल दे आर। हाँ हाँ हाँ। और the other thing I thought जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा is कि to what extent do you think whose responsibility is this? क्योंकि होता ये है कि मान लो आई एम अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, ठीक है, मेरे बच्चा माय चाइल्ड इज ब्लाइंड, राइट? नाउ आई पुट हिम इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल, टू व्हाट एक्सटेंट शुड आई होल्ड द स्कूल अकाउंटेबल, ये बोल के कि भैया तुमने ट्यूटोरियल लेने चाहिए, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए? वो चाइल्ड तो अपनी नीड्स को असर्ट नहीं, आई मीन इनिशियल ईयर्स में तो एटलीस्ट शी विल नॉट हैव द कैपेसिटी टू गो एंड असर्ट हर नीड्स, and school वालों, so do you then think that it is the responsibility of the people running the school who need to make sure that they provide these additional support measures? मतलब आपका सवाल ये है कि अगर मैं मेरे बच्चे को जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल में डालता हूँ, तो उसको अगर अलग से सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो मैं किससे अपनी दिक्कत किसको बताऊं? क्योंकि बच्चा तो इतना असर्टिव हो नहीं सकता। किसको दिक्कत बताऊं, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये कि किसका, with whom does the buck stop for this, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखो, इसका ईमानदार आंसर ये है कि मेरे पास इसका क्लियर कट उत्तर नहीं है, जहाँ तक मुझे कानून की जानकारी है। अब मैं कागजी उत्तर देने के लिए आपको उत्तर दे सकता हूँ। इफ यू वांट, I can say that, okay, you write to the to commissioner if it is a state government run school, if it is a central government run school, you write to the chief commissioner, and later he will issue necessary orders, but that will lead to nowhere actually, वो कहीं नहीं ले जाएगा आपको, मेरा जो अपना मानना है, ठीक है? तो इसका कोई बहुत सही उत्तर हो सकता है नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो हो सकता है कुछ मिले, अभी तो नहीं मिल रहा, ठीक है? और एक बात मैं आपको बताऊं, आपको मैं वो सवाल पे आऊंगा कि मैं श्रोताओं को और दर्शकों को भी बताना भूल गया था असल में कि आप एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और बहुत सिग्निफिकेंटली आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो बम्बई की किसी संस्था में इंक्लूसिव एजुकेशन के दिल्ली की संस्था ने एक कुछ लिमिटेड एरिया में कुछ बहुत यूजफुल सर्वे कंडक्ट किया है, और आपने उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान, तो उसमें आपने रिव्यू किया था, उसका रिव्यू किया था। अरे हाँ, और ट्यूसडे को उनका लॉन्च है वो रिपोर्ट का, विधि का लीगल पॉलिसी है वो। वेरी गुड, इस ट्यूसडे को ना? हाँ। तो मेरा ये कहना है, उसमें आपने मुझे एक बात कही थी, जो बात सही थी, लेकिन उसका एक थोड़ा सा उत्तर, एक तरह का उत्तर मेरे पास है। आपने कहा था कि और वो बात सही है कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्ट, अब उसमें 25% डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई, राइट? ट्रू। और वो 25% डिसएडवांटेज, यस, इकोनॉमिकली, एज इन आई थिंक इट सेज यस, किस तरीके से वो हाँ, यस। और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन का जो डेफिनेशन है बाद में अमेंड करके उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, लेकिन आपका सवाल जायज था, उनकी फाइंडिंग भी जायज है कि क्योंकि उस 25% में स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज के लिए अलग से कोई कोटा एयरमार्क नहीं है, तो मान लो कि वो 25% की दूसरे डिसएडवांटेज कैटेगरी के चिल्ड्रन को दे दें और डिसेबल्ड को ना दें, तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, उसमें उसके उत्तर में मेरे पास एक ही बात अभी इमीडिएटली आ रही है मन में कि जो RPD एक्ट है, इसमें एक बात लिखी है कि 18 वर्ष तक की उम्र में इसमें परसेंटेज का सवाल नहीं है, हर विकलांग छात्र छात्रा को उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा देनी ही पड़ेगी, सरकार के लिए ये लाजमी है। लेकिन अब आप अगर मुझे पूछें कि तो सर ये बताइए कि मान लीजिए कि किसी को नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसका कानून की कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। इसका अब वैसे आप तो आंसर दे सकता हूँ, कमिश्नर के वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता नहीं है कि बहुत इमीडिएटली काफी महीनों वर्षों निकल जाएंगे, ठीक है,
तो ये खामियां हैं और इनको एडजस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। यस। तो ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपकी नज़र में कैसा इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन अच्छे तरीके से हो सकता है, जो आपने 2 ट्रैक मॉडल बताया बेसिकली, कि एक तो स्कूल में नॉर्मली करना है और साथ में एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो कोई आपकी नज़र में एग्जांपल्स हैं इंडिया में स्कूल्स के जहाँ पे बहुत सारे कोई आप 3-4 शेयर करेंगे जो आपको पर्टिकुलरली ध्यान में आते हैं, विच यू थिंक? मैं आपके एक तो देखिए, आपके यहाँ दिल्ली में जो आर के पुरम में NAB में जो जिसके प्रशांत वर्मा अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। और शायद दीपेंद्र मल्होत्रा वो उसके प्रेसिडेंट हैं जी। तो वहाँ क्या करते हैं कि वो शायद 7वीं 8वीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो तो मतलब प्राइमरी में तो अपने यहीं पढ़ाते हैं, उसके बाद में 7वीं 8वीं या 9वीं से वो DPS में बच्चों को भेजते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके लिए अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस है, वो रहते हैं हॉस्टल में, ब्लाइंड स्कूल के हॉस्टल में। yes, और वहाँ ब्लाइंड स्कूल से बस जाती है, वो बच्चों को वहाँ छोड़ के आती है DPS में, और वापस बस उन बच्चों को ले आती है, ठीक है ना। यस। और शायद इसी तरह की, शायद शब्द याद रखना, और बहुत जगह है ये, लेकिन शायद इसी तरह की व्यवस्था बम्बई में आपके जो महाराष्ट्र के हैं, तो वहाँ जैसे कमला मेहता स्कूल में भी शायद ऐसा ही कुछ होगा, या और बहुत सारे स्कूल आपको मिलेंगे, कई सारी स्कूल मिलेंगी जहाँ। अच्छा, और एक बात आपको बताऊं राहुल, कि एक्चुअली देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो सब इंक्लूसिव सेटअप में ही पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, मैं हेलो, हाँ जी, बिल्कुल, यस। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे क्या होता है कि जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं इसको, और कई जगह 8वीं 9वीं से या 9वीं 10वीं से भी इनको वहाँ पढ़ा देते हैं, मतलब सेटअप में डाल देते हैं जी, ठीक है जी। लेकिन वो रहते जनरली ब्लाइंड स्कूल में ही है, वहीं से उनको ले जाया जाता है, वहाँ वो पढ़ के आते हैं, और फिर ब्लाइंड स्कूल में उनको अलग से सपोर्ट मिलता है। राइट। तो वो थोड़ा दैट सिस्टम वर्क्स, अनलेस अब कोई कहे तो कहे, मैं इसको देखिए, जो सच्चाई मुझे दिखती है, अनलेस somebody is very privileged कि उसके, अब मैं यहाँ दिल्ली में जानता हूँ DPS के दो बच्चे हैं, अब तो वो बहुत बड़े हो गए होंगे, पता नहीं, काफी बहुत छोटे थे, तो वो अपने घर से ही DPS सीधे जाते थे, ब्लाइंड स्कूल में पढ़े ही नहीं वो, ठीक है। लेकिन उनके घर में कहते हैं सारी सुविधाएं थी, कंप्यूटर्स थे, शायद प्रिंटर्स भी थे, ट्यूटर्स भी आते थे, उनके पेरेंट्स वो सब अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो वो सारी सुविधाएं थी, लेकिन ज्यादातर अधिकतर जो ब्लाइंड है विशेष करके, उनको तो वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना। तो ये बात, तो देयरफॉर स्कूल का रिस्पॉन्सिव मैंडेट बनता है टू प्रोवाइड। हाँ। देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, आपको शिक्षा कहीं से मिले, अब जैसे आपको इंक्लूसिव सेटअप से मिली, ठीक है जी, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिली है, बट आई कंसीडर यू एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। बहुत कम लोग ब्लाइंड लोगों में होंगे जिनको, और मेरे केस में भी जैसा अभी आपने बोला कि पर्सनल सपोर्ट सिस्टम्स अगर हो, बहुत अच्छे थे, हाँ, तो काफी हद तक अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना भी हो तो वन कैन मेक अप फॉर इट। वन कैन मेक अप, राइट। यस। लेकिन जो दूसरी तो ये बात है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल और करना चाहता हूँ। एक तो आप अगर चाहे तो ये जो आपका जिस प्रोजेक्ट को आपने रिव्यू किया है, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू आर वेलकम टू डू इट, दैट्स वन। एंड सेकेंडली, मैं भूल ना जाऊं इसलिए आपको कहता हूँ कि जो UNCRPD एक अर्थ में, मैंने शायद पहले आपको कभी कहा भी है किसी व्यक्तिगत संदेश में, एक अर्थ में मैं RPD एक्ट को फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू CRPD से वन साइड अहेड मानता हूँ। यस। और इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये आपने कहा था, बट मैं अभी भूल रहा हूँ कि किस वजह से आपने कहा था, बट आई रिमेम्बर यू सेइंग दिस। एक बार आप याद करा दोगे किस बेसिस पे आपने? बिल्कुल याद करा, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, आप अगर आर्टिकल 24 को पढ़ते हैं, राइट, तो आर्टिकल 24 में कहीं भी, और केवल आर्टिकल 24 में ही नहीं, समूचे UN कन्वेंशन में
राइट। कहीं भी स्पेशल स्कूल एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है। जबकि सेक्शन हाँ, 31 में है, आई थिंक, इज इट? हाँ, दैट्स Yes, द आरपीडी एक्ट के द लॉयर दैट यू आर, आरपीडी एक्ट के सेक्शन 30। अब देखिए यस, इसमें कम से कम तो, लेकिन हाँ, आर्टिकल 24 के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको हम लोग इंटरप्रेट करके कहते हैं कि ये दे एक्चुअली रिकॉग्नाइज स्पेशल स्कूल्स ऑल्सो, ठीक है। या कुछ है उसमें उसमें एक या दो क्लॉजेज ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो उसको भी नकारते नहीं है, ठीक है। लेकिन बोल करके एक्सप्लिसिटली हाँ, इसमें इसी में है, मतलब ये जो हमारे आरपीडी एक्ट में है। राइट। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बिल्कुल। और नाउ टू आंसर योर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, so this report that the Vidhi Center for Legal Policy has prepared, इसमें इन्होंने काफी schools का inclusive, and so basically they were litigating a case in the Delhi High Court on the Right to Education Act, as I recall now, which sought to ensure, I think, the more effective implementation of the act for persons with disabilities. And उसके through एक सवाल उठ करके आया कि भाई what is the difference between the RPD Act and the Right to Education Act so far as children with disabilities are concerned, and that became the basis for them to conduct the study that they did, and then they ended up widening the scope of it और बाकी भी चीजें वो देखने लगे कि structural conditions क्या हैं जिसमें disabled students are actually studying. And खैर आपको तो ये काफी हद तक फेमिलियर होंगी बिकॉज आप काफी सालों से ये फील्ड में हैं, बट बेसिकली उनकी फाइंडिंग्स यही थी कि इवन इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स जहाँ पे टीचर एजुकेशन होता है, उनको स्पेशल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को किस तरीके से सिखाना है, उससे रिलेटेड उनको नहीं नो हाउ प्रोवाइड किया जाता। फिर उसके अलावा sort of what bottlenecks do these children encounter when trying to study in mainstream environments, वो उन्होंने document किया है। The Right to Education Act है और Persons with Disabilities Act है, इसके बीच में क्या inconsistencies हैं and how those can be resolved, That's very important. table That किया is very, है। very, this portion I find it very interesting and very important. Yes. जो इन दोनों में जो inconsistencies हैं, right. ये आप कभी मेरे से भी शेयर करना होंगे this part कि कहाँ inconsistent है, because then I can also improve my own learning. And, yes. ये बहुत अच्छी एक चीज है। अच्छा, अब मैं आज इसमें आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये रिपोर्ट के बारे में तो अभी ऊपर से मुझे इतना ही याद है। नाउ आई विल रिविजिट दैट बिफोर द डिस्कशन, बट तो 2-3 महीने पहले जो मैंने पढ़ा था ये बात ध्यान में आती। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि मैंने ये नोटिस किया है इन माय ओन एजुकेशन एंड टू एन एक्सटेंट आई थिंक अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन माइट हैव आल्सो, पता नहीं आपने नोटिस किया हो कि नहीं, that I find that there are not significant, but there are gaps in my knowledge about certain things जो एक able-bodied child जो है they pick up in the normal course of things. So let me give you a few examples to sort of substantiate that point. You don't actually understand fully. Even though I was a good student in school, I would just sort of mug things up and regurgitate them in the exam. जो भी जरूरत था वो एग्जाम में लिख के आ गए और मार्क्स मिल गए, उतना तो ठीक था। बट जैसे अगर मैं आपको बताऊं how is a flyover setup, एक कार के बोनट के अंदर किस तरीके की चीजें होती हैं, एक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अब ज्योग्राफी में sort of how are different places related to each other. There are several things like that which I find I don't actually know. इसमें आपको बताता हूँ कि जो थोड़ी ढंग की ब्लाइंड स्कूल्स हैं जी, उसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए अलग क्लास होती है, इमेज फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए। ओके,
हाँ हाँ। तो उसमें अब मुझे भी बचपन में ब्लाइंड स्कूल में सब सिखाया जाता था, हालांकि वो सब भूल गया अब मैं, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई, आपको ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि उनको आप देखते जब तक नहीं रहोगे हैं और छूते यूज जब इट नहीं और लूज रहोगे इट तो आप वाली उनको बात हो भूल गई। जाते हो। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें एक म्यूजियम था। जैसे कि अभी एक आपके मीडियम था। गुड़गांव में म्यूजियम 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 था, ओके। हाँ, जैसे कि अभी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एक ब्लाइंड स्कूल है गुड़गांव में, उसमें एक टच एंड टेल म्यूजियम, ठीक है। उसी तरह का, उसी तर्ज पर आज से 50-60 साल पहले वहाँ एक म्यूजियम था जहाँ मैं पढ़ता था। हाँ तो हाँ। उसमें अलग अलग जैसे पक्षियों की, या जैसे अलग अलग इंसेक्ट्स की, अलग अलग जैसे एनिमल्स की डेड बॉडीज रियल वो केमिकल्स में प्रिजर्व करके रखते थे और हमको छू करके दिखाते थे, ठीक है। उसके बाद में ये जो ये आपके क्या कहते हैं फ्लावर्स अलग अलग के, कि ये कौन सा फ्लावर है, ये वेजिटेबल्स भी दिखाते थे अलग अलग, ठीक है। और जैसे आपके हार्ट, लीवर, उसके भी मॉडल्स होते थे, ठीक है। और एक मैं अहमदाबाद के स्कूल मैंने विजिट किया, शायद 1976 की बात है, आपको मैं आश्चर्य होगा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। वो स्कूल शायद विक्रम साराभाई रोड पे थी और उस समय वहाँ के प्रिंसिपल शायद थे कोई कानू भाई बोल के। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो स्कूल दिखा रहे थे और मेरे साथ एक हमारे और ब्लाइंड साथी थे, वो भी आसाम के थे, आसाम से हम आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक अलमारी खोली और मुझे कहा, अच्छा मिस्टर पिंचा, आई विल नाउ इंट्रोड्यूस यू टू अ लेडी। मैंने कहा, मैंने सोचा ये अलमारी में लेडी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो तो उन्होंने कहा गिव मी योर हैंड। अब मैंने हाथ दिया तो जैसे एक लड़की जैसे साड़ी वाड़ी पहनी होती तो मैं हिचक गया, मैंने थोड़ा हाथ अपना, मतलब हमारे वो कंडीशनिंग है ना कि भाई अब लड़कियों को कैसे छुएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ मॉडल, ओके, दिस इज अ मॉडल ऑफ अ गर्ल। मैंने कहा लेकिन ये किस लिए? बोले वो इसलिए कि देखिए a boy doesn't know how a girl looks like, a blind boy. So he, out of curiosity, he may commit something wrong. He may do something wrong. इसलिए उसको दिखाने के लिए, that was very interesting. I found it very very interesting. तो इस तरह की चीजें कुछ कुछ ब्लाइंड स्कूल में है। अब ये टच एंड टेल म्यूजियम जो यहाँ है, मैंने आपको बताया, और कई, हाँ और कई जगह से है। मैंने बम्बई में भी आपके कई स्कूल में, ये कमला मेहता जो गर्ल्स के लिए ब्लाइंड स्कूल है उसमें भी आपको मिल जाएगा इस तरह का म्यूजियम, कई जगह है। ये जो एक विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल जो बम्बई में ब्लाइंड बॉयज के लिए है, वहाँ भी शायद मिल जाएगा मेरे ख्याल में इस तरह का जो एक म्यूजियम है। तो वो एक कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब अगर आप मुझे पूछें कि सर एक लायन कैसे दिखता है और टाइगर कैसे दिखता है, तो भाई मुझे तो कुछ याद नहीं है, ऑनेस्टली पूछे तो ये, क्योंकि इनको आप अगर कॉन्स्टेंटली छूते रहे तब अलग बात है ना। अब आपने एक्साइटेड पर्सन जैसे है, for them they absorb these, keep absorbing these things on an everyday basis. हाँ, so therefore it gets internalized and you know they can recall it at will. but ये मैं काफी बार पढ़ाई के दौरान भी पाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किस तरीके से काम करते हैं, या you know intricacies like that are difficult to, for example एक 8 lane highway कैसे structured है, things like that. और मैंने उस जमाने में देखा था हैदराबाद में, नहीं सॉरी अहमदाबाद में ही, हायर सेकेंडरी लेवल में भी ब्लाइंड को साइंस लेने की, और उनकी एक साइंस की अलग लेबोरेटरी थी, वो हायर सेकेंडरी लेवल पे भी साइंस ले सकता था। इस तरह का एक, मतलब वहाँ वो बहुत वर्षों पहले की आपको बात बता रहा हूँ। हाँ, मुझे धुंधली धुंधली सी याद आती है। इसीलिए मैं एक्चुअली मैं कई बार जो स्पेशल स्कूल की बात करता हूँ के कई सारे रीजन है, बट देन आई एम नॉट इन एनी वे डाउन प्लेइंग और ट्रिवियलाइजिंग द अदर सेटअप, दे आर आल्सो इक्वली, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं जो अपने जो अनुभव है अब तक का, उसकी बात कह रहा हूँ। एक बात और थी, आपको मैं एक बात पूछना चाह रहा था, आप उसका जिक्र कर रहे थे कि
ये जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस 2013 की, तो वो तो बदल दी गई हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आपने ऑर्डर इशू किया था, ऑफिस ऑर्डर, जिसके थ्रू वो गाइडलाइंस आई थी। देखिए, मेरा तो सीधा सीधा ओपिनियन यही है कि 2013 की गाइडलाइंस अभी की जो गाइडलाइंस है उनसे बेटर थी, और वो बदलने की शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको बदलना इसलिए पड़ा होगा कि कुछ एजेंसीज ने कुछ शिकायत की कि इसका मिसयूज अब्यूज हो रहा है। तो मिसयूज अब्यूज तो साइटेड लोग भी करते रहते हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे कुछ उपाय अडॉप्ट करो जिससे वो नहीं हो। अच्छा, इसमें एक समिति बनी, उस समिति में हमारे 2 दृष्टिबाधित व्यक्ति भी थे, अच्छे दोनों लोग, अच्छे, और कंचन पामनी। हाँ, और दोनों वकील, दोनों बहुत काबिल लोग हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब मेजोरिटी वो 2 अकेले पड़ गए और बाकी सबों ने दूसरी चीज को सपोर्ट कर दिया, तो वो शायद कर नहीं पाए। लेकिन मेरा इसमें एक मानना है कि व्हाई कांट वी, क्योंकि अभी की जो गाइडलाइंस है इससे तो कई तो बहुत गड़बड़ है। जैसे एक है कि आपका राइटर की क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, तो मैं अगर मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूँ 10वीं की, तो वो तो मेरे से ऊपर हो गया। फिर एक 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 है कि अगर, एक बड़ा विचित्र प्रोविजन है इसमें कि अगर आप अपनी पसंद का राइटर ले जाना चाहते हैं, तो वो राइटर आपसे क्वालिफिकेशन में एक कदम नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनिंग अथॉरिटी आपको राइटर देती है, तो जिस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उससे एक कदम नीचे होना चाहिए। तो इन दोनों में तालमेल नहीं। अब जैसे मान लो, मैं एक कंक्रीट एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप को एक पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जिसमें रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ठीक है? राइट। अब आप पीएचडी हैं, तो आप उसके लिए एमए के राइटर को ले जा सकते हैं, क्योंकि वो आपसे नीचे है क्वालिफिकेशन में। राइट। अच्छा, मैंने भी अप्लाई किया, लेकिन मुझे राइटर मिला नहीं। मैंने एग्जामिनिंग अथॉरिटी को कहा कि आप राइटर दो, तो वो मुझे, क्योंकि उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन बीए है, तो वो मुझे बीए के नीचे का राइटर देगा। तो एक को तो बीए के नीचे का राइटर मिला और एक को एमए का राइटर मिला। देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन दिस। अच्छा, मेरा ये मानना है कि शायद ये जिन लोगों की शिकायत थी, उन शिकायतों को भी एक हद तक दूर किया जा सकता था, और इस गाइडलाइंस को बेटर बनाया जा सकता था। ठीक है, कि जैसे आप एक काम करो कि अलग स्ट्रीम के व्यक्ति को दे दो, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन चाहे जो भी है, ठीक है। अगर मैं आर्ट्स की परीक्षा दे रहा हूँ तो कॉमर्स के किसी आदमी को मुझे दे दो राइटर, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ राहुल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, वो ये है कि ये राइटर वाली समस्या मैंने देखी है कि ये सारे देश में है, ठीक है, जिसको हम टेक्निकली एमेन्युएंसिस कहते हैं, ठीक है। राइट। तो इसके लिए हमको मैं मानता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी सारे देश में रहे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी थी नहीं 2013 से पहले, तो एकदम ही नहीं थी, ठीक है, अभी भी नहीं है एक्चुअली। तो यूनिफॉर्मिटी रहे, और उसका अगर नॉन कंप्लायंस हो तो कोई ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अकेले इस विषय को लेके, मतलब एक कानून बने कि यू नो एग्जामिनेशन नॉर्म्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2020, ठीक है। क्यों बने कानून, मैं बता रहा हूँ कि एक तो क्या है कि इसमें आपको समूचे देश में एक रूपता आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, राइट, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर कोई उस गाइडलाइंस को नहीं मानता है, वो गाइडलाइंस नहीं रहेगी, फिर वो मैंडेटरी नॉर्म हो जाएगा। तो यू कैन गो टू द स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर एज द केस में भी, उसके पास जा सकते हो, है ना। यू कैन गो टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रिड्रेसल। तो अंडर जो आपकी जो गाइडलाइंस थी उसमें दैट ऑप्शन वाज नॉट देयर। व्हिच ऑप्शन? Of actually complaining against the breach of that. नहीं, कंप्लेनिंग का उसमें था नहीं, क्योंकि इसमें ये माना गया था कि इसको फॉलो करेंगे लोग, और बहुतों ने फॉलो किया, बहुतों ने नहीं भी किया।
ठीक है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए कोई रेमेडी नहीं था। हाँ, तो उन्हें फिर भी गाइडलाइंस है, तो फिर भी वो चीफ कमिश्नर के यहाँ आते थे, स्टेट कमिश्नर के यहाँ जाते थे, लेकिन कानून का एक फोर्स अलग होता है ना राहुल, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। अब मैं एक और अलग बात करता हूँ। अब ये मैंने सोशल मीडिया में कहा था कि ये जो हमारे नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कानून की बात कहनी चाहिए, लेकिन किसी ने कही नहीं। अब किसी ने कहा कि डिसेबिलिटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सुनना आप मेरी बात ध्यान से, इसलिए इससे स्टेट ही कानून बना सकता है ना। मेरा कहना है डिसेबिलिटी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आरपीडी एक्ट बना ना, यूनियन पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली हम टू गिव effect to the specific provisions of Article 24 and 27 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we can all, the Union Parliament can enact a piece of legislation. Why not? That's my opinion. ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों कोई इसको उठा ही नहीं रहा, ठीक है। और दूसरे की बोलिए आप। बोलिए। मैं दूसरा टॉपिक चेंज करने वाला था, मगर आप ये बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं कंप्लीट होगी, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इन योर ओपिनियन काफी हद तक डिसेबल्ड लोग आगे जाके सॉर्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वगैरह पे अगर उनको एडमिशन लेना हो इंडिया में या बाहर, तो GRE GMAT देना पड़ता है, इंडिया में CAT देना पड़ता है MBA के लिए। इन योर असेसमेंट कितने हद तक जो डेफिशिएंसीज हैं स्कूल एजुकेशन रिसीव करने में because of some of the factors that we have been discussing, इसका कितना रोल प्ले करता है in how well equipped people with disabilities are to do well in these exams, and उसके लिए आपका क्या sort of reflections है, अगर आपने कुछ सोचा हो इस बारे में? तो देखिए इसके ऊपर काफी हद तक ये एग्जाम्स जो हैं they test you on school level science and math education। इसमें देखो राहुल, आई हैव नॉट अप्लाइड माय माइंड, लेकिन मुझे अगर सरसरी तौर पर लगता है, विच इज एक्चुअली आई सेड टू बी करेक्टेड, कि इसमें बहुत सारे दृष्टिबाधितों को असुविधा है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी, जहाँ से उनको उनकी ग्रूमिंग हुई है वो बहुत वेल इक्विप्ड इस मामले में नहीं थे, ऐसा मेरा सोचना है। एक और बात मैं भूल ना जाऊं, इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हमारा काफी, कितना समय हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन we'll have to check। हाँ, तो जो बात मैं ये कहना, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर यू कंक्लूड। वन इज कि इंक्लूजन इन ऑर्डर टू बी रियल, अब बहुत सारे क्या करते हैं, इंक्लूजन टोकेनिस्टिक होता है। मैंने देखा है कितने एनजीओ जो डोनर ड्रिवन होते हैं, yes, वो क्या करेंगे कि 10 का नाम रजिस्टर में लिखा दिया और कह दिया वी हैव इंक्लूडेड, एंड इफ यू गो एंड टॉक टू द चिल्ड्रन डायरेक्टली यू विल सी दैट दे हैव लर्नड नथिंग, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट होते हैं, देखिए एक्सपर्ट 3 तरह के होते हैं। एक तो जिनको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होती है, जो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटी जनरली होते हैं, उनमें से काफी सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कई सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं ये दिखाने के लिए, ठीक है। राइट। एक है एक्सपीरियंशियल एक्सपर्टीज, जैसे मुझे है, आपको है, यू हैव लिव्ड विद अ डिसेबिलिटी, सो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी को यूएन कन्वेंशन में भी सबसे ऑथेंटिक माना है, आई एम फुल्ली विद द कन्वेंशन ऑफ दिस, ठीक है। और एक तीसरी कैटेगरी है जो जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी हो और एक्सपीरियंशियल एक्सपर्टीज भी हो, ठीक है, कि जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, कि वी हैव लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी आल्सो, एंड टू सम एक्सटेंट वी आल्सो हैव सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, राइट। नाउ एक बात मैं ये कहना चाहता था कि इंक्लूजन इन ऑर्डर टू बी रियल हैज टू हैपन एट वेरियस लेवल, से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, बिगिनिंग, कि स्कूल की बिल्डिंग एक्सेसिबल है कि नहीं, कि स्कूल बस एक्सेसिबल है कि नहीं, वो सारी चीजें, क्लासरूम एक्सेसिबल है कि नहीं, टॉयलेट एक्सेसिबल है कि नहीं, प्लेग्राउंड एक्सेसिबल है कि नहीं, बहुत सारी चीजें, राइट। फिर मैनेजमेंट लेवल, स्कूल का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें विकलांग छात्र छात्राओं का या उनके पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, राइट। फिर आपके पेडागॉजिक लेवल पे, टीचिंग लर्निंग लेवल पे, कि टीचिंग लर्निंग लेवल और टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो एक्सेसिबल है कि नहीं, कि आप जैसे ब्लैक बोर्ड में कैसे एक ब्लाइंड को समझाओगे, कैसे। और कई बार मैं एक बड़ी मजेदार बात कहता हूँ जो आपको कहूंगा, आप याद दिला देना मुझे अभी। बिल्कुल। चौथी बात है कि
जो एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन लेवल पे। अब आप एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे को एग्जामिन सेम यार्डस्टिक से नहीं कर सकते जिस यार्डस्टिक से आप जिस ऐसे बच्चे को करते हैं जिसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज आर इंटैक्ट, राइट। और फिर है कि करिकुलम डेवलपमेंट लेवल। अब करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इंक्लूजन होने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए अलग से करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बताओ मुझे, अगर if you go by the professional conceptual framework of inclusive definition, मतलब मैं अगर आप जो प्रोफेशनल्स की जो अवधारणा है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसको अगर मान के चलते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है मैं आपको बताऊं। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हो सकता है सब जगह ना भी हो, बहुत अनलाइकली हो, लेकिन हो तो सके। यू कैन नॉट रूल आउट। जैसे कि एक क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं विदाउट डिसेबिलिटी, 2-3 बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, राइट, 2-3 बच्चे हैं जो डेफ एंड डम है, 2-3 बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, और 2-3 बच्चे हैं जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के। एक पीरियड होता है 40 या 45 मिनट का। एक पुअर प्राइमरी स्कूल टीचर, हाउ ऑन अर्थ यू एक्सपेक्ट दैट प्राइमरी स्कूल टीचर टू लर्न ब्रेल, to learn sign language, to learn the skills to handle the children with intellectual disabilities, etc., and at the same time also take care of the rest of the 30 students without disabilities, and that too in a matter of 40-45 minutes. So what is the solution then according to you? नहीं, सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन कई हो सकते हैं, लेकिन उसको करना पड़ेगा। अब आप या तो देखिए कि एक स्कूल में आपके जैसे अभी आप जस्ट डूइंग सम लाउड थिंकिंग, उसमें बदलाव कर सकते हैं जी। कि एक ही तरह के डिसेबिलिटीज के लोगों को एडमिट करें और उनको जो उनके लिए जो स्पेशल एजुकेटर हो वो उसी मतलब स्ट्रीम का हो। तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क है कि नहीं साहब टीचर एक ही होगा, हम और टीचर लाएंगे नहीं, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो इन एनी केस छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आपका ये बिल्कुल कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर्स या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर्स ऐसे चाहिए जो डाइवर्स सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज की एक्सपर्टीज पोजेस करें, ये बोल रहे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे मैंने अगर ब्लाइंड को टीच करने में ट्रेनिंग ली हुई है एज ए स्पेशल एजुकेटर, तो मुझे वैसी स्कूल ही दो जहाँ ब्लाइंड बच्चे हैं, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। बट जैसा आपने अभी एग्जांपल दिया 40 बच्चों का, इस तरीके की सिचुएशन में हाउ डू यू कोप अप विद दैट? तो इस तरह की सिचुएशन को यू हैव टू अवॉइड। कि आप उसको कहेंगे कि फिर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या वो देखिए इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा कि आप नेबरहुड स्कूल में कई स्कूल से आइडेंटिफाई करिए कि इसमें ब्लाइंड बच्चों को केवल इसी स्कूल में लेंगे, इस एरिया में। इस तरह का तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। और एक बात और बताइए, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आपको मालूम है कि इनके लिए बेसिक ट्रेनिंग क्या है, टॉयलेट कैसे करना चाहिए, कपड़े कैसे, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए, अगर लड़कियां हैं तो उनकी पीरियड्स उनको कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो आम करिकुलम जो जनरल करिकुलम है वो उसको कैसे सीखेंगे। तो कई जो फैनेटिक्स हैं वो, अब किसी ने एक बार मुझे कहा, मैं व्हेन आई वाज द चीफ कमिश्नर, सर आपको पता नहीं है एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा ही पास आउट हायर सेकेंडरी। मैंने कहा देखो, या तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा नहीं है और या वो हायर सेकेंडरी उसने पास नहीं किया, दोनों में से एक ही। क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपके IQ बिलो ए सर्टेन लेवल है, उसमें आप 10वीं पास नहीं कर सकते, 9वीं पास नहीं कर सकते। मेरे घर में एक कजिन है मेरा, उसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसको मैं 10 बार सिखाता हूँ, बोलो 1 2 3 4 5 6 रिपीट करो, वो करेगा 1 5 3 4 6 इस तरह से। तो वो कैसे, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड ग्रॉसली। समझ गया आप? तो ये सारी बातें हैं राहुल। मुझे लगता है हमारा 1 घंटा हो गया है हो गया और बहुत अच्छा फ्रूटफुल, और इसमें आपने बड़ी चतुराई से मेरे पर्सपेक्टिव ज्यादा ले लिए और नहीं ऐसा नहीं, आपका ज्यादा है एक्सपीरियंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
एक्सपीरियंस सबका अपना महत्वपूर्ण है। और मैं फिर से दोहराता हूँ कि देखो भाई, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, कोई सर्वेक्षण, कोई स्टडी नहीं किया है। जो कुछ एक भी मैंने लास्ट कहा है। क्वेश्चन मैं आपसे जरूर हाँ पूछना चाहूंगा बिफोर वी बिल्कुल। कंक्लूड, हाँ बोलो बोलो। कि एक तो हमारी काफी बात हो चुकी है अबाउट improving academic outcomes for students with disabilities and what mechanisms can be put in place for that. But जब आप किसी की स्कूल लाइफ को इवैल्यूएट करते हो, it's not just academic outcomes that are important, but it's also equally critical to focus on what other outcomes they are able to obtain in terms of participating in sporting activities, वेरी गुड, socializing, वेरी गुड। you तो know, music, things इसमें like देखो, that. इसमें कुछ स्पोर्ट्स तो ऐसे हो सकते हैं जिसमें मे बी some children with some categories of disabilities can participate with children without disabilities, ठीक है। Mhm. कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हो जिसके लिए विद इन पर्सन, जैसे डिसेबिलिटीज के बीच में ही कंपटीशन हो, ब्लाइंड का ब्लाइंड के बीच में ही हो, है। Right. और But mainstream environment, mainstream schools में कितना हद तक स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन चीजों को? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कितनी व्यावहारिक होगी, ये बड़ा मुश्किल है कहना। और दूसरे की देखो, व्यावहारिक मतलब रियलिस्टिक कितना होगा? व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली, हाँ। मतलब कितना इम्प्लीमेंटेबल होगा। दूसरी बात है राहुल, ये इसमें क्या मैं कहना चाह रहा था। हाँ, तो एक तो ये कि ये इसकी जो प्रैक्टिकेबिलिटी है ये बड़ी संदेहास्पद है। हाँ, और ये कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है उसमें, जैसे डिबेट्स है, जैसे इलोक्यूशन कंपटीशन है, म्यूजिक कंपटीशन है, उसमें तो जो अन्य बच्चे हैं, गैर विकलांग बच्चे हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन तरीके की चीजों से उनका पार्टिसिपेशन शुड बी एंश्योर्ड, भले ही फिजिकल एक्टिविटी में अगर ज्यादा ना भी हो पाए तो बाकी चीजों में होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, दैट्स हेल्पफुल। एक दो और भी सवाल थे मगर अब टाइम तो वी हैव रन आउट ऑफ, सो वी विल कंक्लूड मे बी। कैसे सवाल थे? एक बस ये आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, स्पेशली हाई स्कूल में, तो इसके लिए क्या आपका थिंकिंग है? हाउ कैन दैट बी अकोमोडेटेड? बिकॉज जैसे मैं जब स्कूल में था तो मेरे टाइम उन लोगों ने एक वाइवा ले लिया था उसकी जगह, तो क्या ये एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है कि उसको टू व्हाट एक्सटेंट कैन दैट बी एडमिनिस्टर्ड इन योर ओपिनियन? देखिए, इसका मैं बहुत अच्छा उत्तर तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि मैंने इस तरह की लैब अहमदाबाद में देखी थी एक स्कूल में, ठीक है ना। और वहाँ वो कैसे करते थे अब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, क्योंकि एक तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं, और लेकिन अभी भी मुझे हो सकता है कि खूब इक्का दुक्का स्कूल्स में आपको इस तरह का पता कर मिल जाए, तो कभी आप उधर जाए तो जाकर के देख सकते हैं कि कैसे वो इस तरह से करते हैं। तो अहमदाबाद वाले स्कूल की आप बात कर रहे हो? अहमदाबाद अगर जाए तो अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन जो है वो भी बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट चला रहा है। हो सकता है वहाँ भी इंट्रोड्यूस किया हो, मुझे पता नहीं है। कुछ बच्चे निकल के आए हैं, जैसे कार्तिक साहनी की तो काफी लोग जानते ही हैं जिन्होंने काफी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बट आई थिंक दैट इज ओनली द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द नॉर्म, राइट? दैट मोस्ट पीपल have stayed away from these fields and have not really been able to meaningfully pursue higher education in the sciences, in STEM subjects. And there are campaigns to address that. जो कार्तिक ने ही कुछ तो iSTEM अपना शुरू किया है उनका program, through which they try to equip these students in these to participate more fully in these fields. But I'm not sure to what extent have like schools in smaller towns, for example, become well equipped to enable these students to participate जो board exams के दौरान या वैसे में practical experiments होते हैं, for example chemistry में where you need to mix chemicals and things like that, stuff like that. So या फिर biology में अगर आपको
you need to sort of experiment with the certain features and stuff like that. So तो राहुल, एक तो अभी हमारा वक्त हो गया कि हम श्रोताओं से, दर्शकों से विदाई लें। तो पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया, कीमती समय निकाला। It was a pleasure, absolutely. और दूसरी बात है कि अगर श्रोताओं को मेरा कहना है कि अगर उनको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें और शेयर करें लिंक को। और एक बात है कि अगर संभव होगा तो इसी तरह का कन्वर्सेशन या तो राहुल के साथ अंग्रेजी में करेंगे, और अगर राहुल नहीं अवेलेबल होंगे तो मटेरियल थोड़ा भिन्न होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक कन्वर्सेशन तो दूसरे तो हम इसी तरह का एक, कभी मैं अगर मेरा मन हुआ तो एक इंग्लिश में भी एक वर्जन इसका डालने की कोशिश कर सकता हूँ। तो श्रोताओं, धन्यवाद। जब तक मैं आपको एक नया वीडियो लेके आता हूँ आपके पास, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।